स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से जीएस गुरुजी के इस नए वीडियो में। आज हम राजा भोज की उपलब्धियों के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कैसे फ्रेम किया जाए और प्री में इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक आंसर को फ्रेम करेंगे और उसके सेक्शनों में से फिर फैक्ट को भी निकाल लेंगे। इससे ये होगा कि आपका मेंस का एक आंसर भी बन जाएगा और साथों साथ आपके प्री के फैक्ट भी निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए क्वेश्चंस को। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ चुका है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि राजा भोज जो है ये परमार वंश के एक बहुत प्रतापी शासक हुए और इनकी जो राजधानी थी, वैसे अगर देखा जाए तो जब श्रीहर्ष ने इसकी स्थापना की थी तो उन्होंने उज्जैन को इसकी राजधानी बनाया, किंतु राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया था। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसमें आप एक इंट्रो बना सकते हैं। और अगर हम मुख्य उत्तर की बात करें तो यहाँ पर राजा भोज की प्रश्न है कि उपलब्धियों पर फोकस करना है, आपको उपलब्धियाँ बतानी है। तो उपलब्धियों की यदि बात करें तो राजा भोज की उपलब्धियों को 3 सेक्शन में बांटा जा सकता है। पहली है राजनीतिक उपलब्धियां, दूसरी है सांस्कृतिक उपलब्धियां और तीसरी है स्थापत्य उपलब्धियां। इन 3 उपलब्धियों के आधार पर राजा भोज की सारी उपलब्धियों को हम बता सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि एक एक इन उपलब्धियों को हम कैसे लिखेंगे और इनमें क्या क्या फैक्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम राजा भोज की उपलब्धियों में राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसने कल्याणी के चालुक्य वंश के राजाओं को पराजित किया और इसके साथ ही गोदावरी के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद लाट जो क्षेत्र हैं वो गोदावरी नदी के आसपास का ही क्षेत्र है और लाट के शासक कीर्तिराज को इसने पराजित किया। और इसके पश्चात इसने कोंकण के शासक कोशोदेव को हराया। इसके पश्चात उड़ीसा के शासक इंद्ररथ को इसने हरा दिया और इसके पश्चात तेलंगाना के तैलप राजा इनको भी पराजित कर दिया और तिरहुत के शासक गांगेय को पराजित किया। तो इतने सारे शासकों को राजा भोज ने हराया। अगर आप एक पैटर्न देखें तो इसने जो है राजा भोज ने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और अगर आप देखें तो गोदावरी नदी के पास का क्षेत्र, फिर लाट, कोंकण, उड़ीसा, तेलंगाना यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और इसके साथ साथ उड़ीसा है, तेलंगाना है, यहाँ तक जो क्षेत्र है आपका, ये पूरा का पूरा राजा भोज ने ऑक्यूपाइड कर लिया और इन सब राजाओं को हराया। और एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो इन्हीं के समय आई जब इन्होंने तेलंगाना के राजा तैलप को हराया और तिरहुत के शासक गांगेय को पराजित किया। तो इसलिए कहावत बन गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गांगेय और तैलप से नाम हुआ गंगू तेली। जनरली हम मानते हैं कि ये एक गंगू तेली कोई रहे होंगे विद्वान, पर ऐसा नहीं है, ये कहावत इनकी वजह से आई है। तो ये जो है ये राजनीतिक उपलब्धियां रही है राजा भोज की, है ना। गोदावरी नदी के पास के क्षेत्र, कोंकण, उड़ीसा, तेलंगाना और तिरहुत, ये सब क्षेत्रों को इन्होंने जीता। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और राजा भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम देखते हैं। इसके पहले हमने राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। अब देखिए, लगभग जो आईने अकबरी के अनुसार इसके दरबार में 500 से भी अधिक विद्वान थे और इसने लगभग 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। राजा भोज एक साहित्य के महान कवि माने जाते हैं, महान राजा थे जिन्होंने कला को भी आश्रय दिया और कला प्रेमियों को भी आश्रय दिया, विद्वानों को। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की और स्वयं कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की। ये आप जरूर याद रखना, कविराज की उपाधि जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, कविराज। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे अलग अलग क्षेत्रों पर आधारित थे। जैसे आयुर्वेद सर्वस्व, ये जो रचना है आपकी, ये चिकित्सा शास्त्र पर थी। इसके पश्चात सम्रांगण सूत्रधार, ये स्थापत्य पर थी। उसके बाद सरस्वती कंठाभरणम, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु और चारु चर्चा, ये सारी की सारी साहित्यिक रचनाएं हैं। तो राजा भोज ने बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो लिखी और कविराज की उपाधि धारण की। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आईने अकबरी के अनुसार इसके दरबार में कहा जाता है कि 500 से अधिक विद्वान थे। तो इनमें से प्रमुख थे भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल, ये प्रमुख विद्वान थे। तो अगर देखा जाए तो राजा भोज के शासनकाल में कला का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो ये कहा गया कि विद्या और विद्वान जो है दोनों निराश्रित हो गए इनकी मृत्यु पर, ये कथन कहा जाता है, जिसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि इनकी इतनी इम्पोर्टेंस थी, ये इतनी महत्ता थी कला और कला के क्षेत्र में कि जब इनकी मृत्यु हुई तो ये कहा गया कि विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए। अब स्थापत्य उपलब्धियों के बारे में हम देखते हैं। तो राजा भोज ने धार नगरी, जो उनकी राजधानी थी, वहाँ पर उन्होंने एक भोजशाला का निर्माण कराया था। ये भोजशाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस भोजशाला में वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। वाग देवी जो है ये सरस्वती जी को कहा जाता है। और ये वाग देवी अभी चर्चा का विषय है, क्योंकि इसे जो है वापस लाने की कवायद की जा रही है, क्योंकि ये भारत में नहीं है, इसे इंग्लैंड से वापस लिया जाना है। तो इसलिए वाग देवी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिए कि राजा भोज ने धार नगरी का विस्तार किया और वहाँ पर जो है यानी कि धार में एक भोजशाला बनाई और इसी भोजशाला में वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की। इसके अतिरिक्त भोजपुर नामक नगर, जिसे हम भोपाल कहते हैं, भोजपुर नामक नगर की स्थापना भी राजा भोज ने की। और वहाँ पर भोजसर, जिसे वर्तमान में आज बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है, भोजसर का निर्माण भी राजा भोज ने ही किया। अतः राजा भोज जो है उन्होंने स्थापत्य, राजनीति और सांस्कृतिक तीनों क्षेत्रों में अपनी बहुत सारी उपलब्धियां जो है वो प्राप्त की। तो ये राजा भोज थे जिनके बारे में हमने पढ़ा कि इनकी उपलब्धियां क्या है। अब इसे आप मुख्य परीक्षा में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ ये जो कंटेंट है, ये जो फैक्ट है, ये आपके प्री के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप राजा भोज वाले प्रश्न को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और मेरे वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर ज़रूर देता हूँ। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप ज़रूर मुझसे बात करें, उसी पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी समस्याओं का जो है शीघ्र से शीघ्र समाधान हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।